हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट JRF बाय रिचा। जैसा कि फ्रेंड्स स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के 2020 के 10 क्वेश्चन। जैसे कि हम अभी तक कर रहे थे कि 10 क्वेश्चन हम सेशन में शेयर कर रहे थे, तो ये हमारा 10th सेशन है। और इस वीडियो को डिस्कस करने के बाद इसमें हमारे टोटल 85 क्वेश्चंस हो जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसमें हम देखेंगे 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक आप ये 2020 का समझ लीजिए कि इतना ही रखती हूँ, फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे 2021 के क्वेश्चंस को। तो चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो में कि क्या है क्वेश्चन 2020 के टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और हमारे सीरीज का 76 क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, इन स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड गिवन बिलो विच आर कंसीडर एज डायलॉगिक। इनमें से कौन सा ऐसा जो टीचिंग का मेथड है जो कि डायलॉगिक है। अब जो ये यहाँ पे वर्ड आया डायलॉग, डायलॉग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बातचीत तो करेंगे लेकिन कौन 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 होगा वहाँ पे, एटलीस्ट दो लोगों के बीच में पूरा वार्तालाप होगा। ठीक है, दो लोग होंगे, डायलॉगिक, दो लोग बात करेंगे। ठीक है, ऐसे समझिए। तो अब देखिए लेबोरेटरी वर्क, लेबोरेटरी में क्या होता है, लैब होता है, जैसे केमिस्ट्री की लैब होती है, वहाँ पे कैसा होता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, डेमो, जैसे आप देखते हैं ना डेमो क्लास, तो डेमो का मतलब होता है करके दिखाना। बच्चे बैठे हैं, मैं उनको कुछ करके बता रही हूँ, बस बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन। ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल्स तो आपने देखा होगा ना, जो बच्चों के ट्यूटोरियल्स क्लासेस चलती हैं, मैथ्स की ट्यूटोरियल क्लासेस चलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे अपने डाउट्स टीचर से पूछते हैं। ठीक है, और टीचर भी बोलता है, बच्चे भी बोलते हैं, तो यहाँ पे दोनों लोगों में कम्युनिकेशन होता है, डायलॉगिक होता है। फिर है क्या, ग्रुप डिस्कशन। यस, तो आपने देखा होगा ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, बच्चे भी डिस्कस करते हैं और जो गाइड है वो भी बताता रहता है बीच बीच में कि कैसे बोलना। तो सी और डी ये दोनों होगा आपका डायलॉगिक मेथड। डायलॉगिक आंसर ए है सी और डी में, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, टीचिंग डिफर फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फॉर एज इट प्रमोट्स। तो देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम रिपीट हो रहा है। सो देखिए जितने भी क्वेश्चन जितनी बार रिपीट होते हैं, मैं इसलिए उनको हर बार करा देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी किसी बार आपके नहीं समझ आया हो तो इस बार समझ लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ तो समझ में आना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टीचिंग जो है वो ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से किस तरह से डिफरेंट है। तो हमने पढ़ा था टीचिंग और ट्रेनिंग, कंडीशनिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है, स्किल डेवलप होता है। ठीक है, जो काम करने की स्किल होती है वो चीज़ें डेवलप होती है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल, जैसे गाड़ी चलाना सीखना, तो ये क्या हो गया ट्रेनिंग। अच्छा, कंडीशनिंग क्या होता है, इट एम्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट। कंडीशनिंग, कोई चीज़ कंडीशनिंग की जाती है मतलब उसके बिहेवियर में कोई चीज़ डाल देना, मतलब बार बार प्रैक्टिस करा करके उसके बिहेवियर में वो चीज़ आ गई। तो कंडीशनिंग इज डन बाय द रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, टीचिंग डिफर फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या है, स्किल की बात होती है, कंडीशनिंग में बिहेवियर की बात होती है। टीचिंग में ऐसा क्या होता है, टीचिंग में थिंकिंग की बात होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाती है। ठीक है, तो डिसिप्लिन ड्रिल ये आपका किससे हो जाएगा, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्ट्स एंड मेमोरी वगैरह तो नहीं होता। सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आपका, क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है। अब देखिए ये भी जो है आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हल्का सा यहाँ पे डिफरेंट है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा। यहाँ पे कह रहा है कि स्टाइल, अब टीचर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है एक इफेक्टिव टीचर के लिए। तो ऑर्गेनाइज डिम्योर विच मीनिंग बीइंग ऑर्डरली, क्लियर एंड इन कंट्रोल। ठीक है,
फिर यहाँ पे कह रहा है लिटरेसी विच इम्प्लाई द जनरल नॉलेज एज वेल एज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट कह रहे हैं सेल्फ इफिकेसी विच रिफर टू अ पर्सन्स सेल्फ रिवेट कैपेसिटी टू परफॉर्म अ टास्क। Flexibility in which means being sensitive and lenient, evaluating and providing feedback। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि वो पढ़ाता कैसा है, ये इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहता। यहाँ पे कह रहा है एक टीचर का कैसा स्टाइल होना चाहिए, वो कैसे सपोज कि वो कैसे बिहेव करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम पहले आपसे बता चुके थे, तो फिर से बता देते हैं कि एक होता है आपकी पर्सनल कॉम्पिटेंसी होता है, एक होता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। ठीक है, पर्सनल कॉम्पिटेंसी का मतलब जैसे वो पर्सनली वो कैसा है, पर्सनल जैसे ऑर्गेनाइज्ड, डिम्योर, टीचर वगैरह ये हो गया। प्रोफेशनल में क्या आ जाएगा कि उसके सब्जेक्ट नॉलेज की बात करेंगे। ठीक है, कोई पर्सनली इंसान कैसा, कहते हैं हम उस इंसान को पर्सनली जानते हैं, मतलब कि उसका प्रोफेशनली नहीं पर्सनली जानते हैं। डिफरेंस आप समझिए। तो यहाँ पर प्रोफेशनल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पर्सनल चीज पूछ रहा है। तो अब पर्सनल चीज में क्या आएगा, उसका डेम्योर। डेम्योर मतलब कि कैसे कपड़े वपड़े पहनता है, उठने बैठने का पोस्चर कैसा है, तो वो चीज होती है। तो वो होती है आपकी स्टाइल। सो स्टाइल में एक तो ए हो जाएगा। लिटरेसी की बात कर रहा है तो टीचर और लिटरेसी मतलब ये क्या हो गया, प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया। सो ये नहीं लेना है। सेल्फ इफिकेसी रिफर टू द सेल्फ परसीव कैपेसिटी टू परफॉर्म अ टास्क। अब यहाँ पे टास्क को परफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, ये भी क्या हो गया, ये भी उसका प्रोफेशनल हो गया ना। यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड लीनियंट। तो लीनियंट क्या हुआ, कोई पर्सन किसी भी जॉब में आप देखो, हर जॉब में कहीं कुछ पर्सन जो है लीनियंट होते हैं, कहीं कोई बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो ये तो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं हुआ ना, ये तो पर्सनल चीज हो गई। तो ये आपका जो है हो जाएगा आंसर में, मतलब प्रोफेशनल पर्सनल वाला। तो ए और डी, ए और डी आंसर ए में है। सो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ये भी देखिए कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखते हैं क्या होता है। आपको मैंने बताया था दो तरीके से क्लासीफाई होता है, एक तो होता है की बिहेवियर, दूसरा होता है हेल्पफुल बिहेवियर। की बिहेवियर जो कि सेंटर में समझ लीजिए टीचर है, जैसे इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, लेसन क्लैरिटी, टीचर ओरिएंटेड टास्क, engagement in learning process, student success rate। अब हेल्पफुल बिहेवियर में क्या आएगा, स्टूडेंट आइडियाज, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, टीचर इफेक्ट, ये सारी चीजें आएंगी। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। हमें क्या बताना है, की बिहेवियर। तो लेसन क्लैरिटी विच इम्प्लाइज मेकिंग द क्लियर आइडिया, लेसन क्लैरिटी कैसा है, की बिहेवियर का पार्ट है। क्वेश्चनिंग, तो क्वेश्चनिंग वगैरह को बच्चों से पूछ करके उनको समझाना, तो ये कैसा हो गया, हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट हो गया। प्रोबिंग, ये भी कैसा हो गया, हेल्पफुल बिहेवियर का पार्ट हो गया। सो ए लेना है, बी और सी नहीं लेना, बी सी नहीं लेना। ठीक है, तो आंसर तो यहीं से ही आ गया। ठीक है, लेट्स देखते हैं क्या है। टीचर टास्क ओरिएंटेड, हाँ ये भी ठीक है, और इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, तो ये भी हो जाएगा। सो आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्कूल लर्निंग आर टर्म एज सोशल कॉम्पिटेंसी। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सोशल कॉम्पिटेंसी की बात करता है। और ध्यान से समझते हैं, सोशल कॉम्पिटेंसी क्या होती है। सोशल कहते हैं कोई इंसान वो बहुत सोशल है, सोशल है मतलब क्या, वो बहुत लोगों से कनेक्टेड है। जहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी होगी उन पॉइंट को यहाँ से पिकअप करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मोटिवेशन, इंटेलिजेंट, सोशल स्किल, फैमिली सपोर्ट। तो हमें यहाँ से 5 चीज़ें हैं, स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ अ लर्नर। तो ये हैं 5 चीज़ें, इनमें से हमें 3 चीज़ें पिक करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो इंटेलिजेंट है, अब कोई पर्सन इंटेलिजेंट है वो उसका सोशल और नॉन सोशल होने से कोई इम्पैक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कोई इंडिविजुअल रहता हो बट बहुत इंटेलिजेंट हो,
या फिर किसी का बहुत सोशल बैकग्राउंड है, हो सकता है उसे कुछ भी ना आता हो। तो इंटेलिजेंसी का सोशल से कोई भी लेना देना नहीं है, सो ये नहीं होगा। स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ लर्नर, किसी पर्सन की स्पेसिफिक एबिलिटी, किसी एरिया में कोई वो एक्सपर्ट है किसी चीज़ का, तो तो उससे क्या वो सोशली कनेक्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो सोशल कनेक्ट होने के लिए उसके अंदर सोशल स्किल होनी चाहिए, फैमिली का सपोर्ट। फैमिली में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम फैमिली के ही लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब वो चीज़ है कि तो वो तो फिर वो इंसान कैसे सोशल हो सकता है? बहुत कम सोशल है इसका मतलब। सो फैमिली सपोर्ट हो गया, मोटिवेशन। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं एक सोशल कॉम्पिटेंसी के लिए। सो ए सी डी आंसर ए में है, तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको ये ज़्यादा स्पीड अप नहीं लगती होगी क्लास। अगर आपको क्लास स्पीड अप लगती हो कि मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा आराम आराम से आपको पढ़ाया करूँगी। ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 81 क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अ टीचर यूज अ क्वेश्चन आंसर सेशन टू इंश्योर डिजायर लर्निंग आउटकम। ठीक है। वो चाहता है कि जो लर्निंग का आउटकम अच्छे से आए उसके क्लासरूम में। ठीक है। तो इस प्रोसेस में वो क्या करता है, फॉलोइंग टाइप के कमेंट देता है जब बच्चे कुछ आंसर देते हैं। तो एक टीचर है जो कि क्लास में क्वेश्चन आंसर सेशन करता है। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, कुछ बच्चों ने आंसर किया, तो देयर में भी कुछ क्वेश्चन सही आंसर होंगे, कुछ के गलत होंगे या जैसा भी है, तो आंसर आते हैं उसके पास। अब क्या करता है जो टीचर है उनको कमेंट करता है, यस यू आर राइट, गुड, दिस विल कंसीडर एज एन एग्जाम्पल। जो टीचर है वो बच्चों को बोलता है हाँ तुम सही हो। तो ये जो है वो कैसा एग्जाम्पल है कि पॉजिटिव फीडबैक है, निगेटिव है, कॉन्फर्मेटरी है और करेक्टिव है। तो देखिए जो टीचर है वो उसका फर्स्ट काम ये होता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मोटिवेटेड रहें, अपने काम अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें। अगर आज इतना पढ़ें तो कल और पढ़ें और मोटिवेट हो, अपने काम को और अच्छे से करें। तो वो कैसे होगा? जब हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे, जब टीचर जो है पॉजिटिव फीडबैक देगा तब लर्नर और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका ए, क्योंकि ये कैसा है, यस यू आर राइट। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव वर्ड्स तो हैं ही, ठीक है। बट आप यहाँ पे करेक्टिव फीडबैक मत दीजिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हुआ, ये नहीं बताया कि क्वेश्चन क्या था आंसर क्या था। देयर मे बी कुछ डेविएशन हो सकता है आंसर में, बिल्कुल अप्रोप्रिएट ना हो, बट तब भी उसने जो है बोला हो कि नहीं ठीक है जो बताया सही है और मेहनत करो। ऐसे भी तो टीचर बोलते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था कि मैं भी जब पढ़ रही थी तो मुझे भी लगता था कि यहाँ पर इसका आंसर जो है करेक्टिव फीडबैक होना चाहिए। लेकिन जब मैंने इसको समझा तो पता चला कि नहीं, ये किस सेंस में कह रहा है। यहाँ पर जो मेन है कि इन दिस प्रोसेस, यहाँ पे वो जो है ये कह रहा है कि इंश्योर डिजायर लर्निंग आउटकम। टीचर जो है वो चाहता है कि मैक्सिमम आउटकम आए। जब मैक्सिमम आउटकम आएंगे तो आना मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मैक्सिमम आउटकम आए, तो मैं और प्रेज करूंगी बच्चे को जिससे कि वो और पढ़े। ठीक है। तो यही होता है यहाँ पर, इसीलिए ये पॉजिटिव फीडबैक होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्या बोलता है, in the cognitive domain, the teacher learning objective which will be characterized as a higher type of the learning outcome। तो देखिए आपको तीन चीजें हमने पढ़ी थी, है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव विच इज ऑलवेज रिलेटेड टू दी माइंड, अफेक्टिव विच इज ऑलवेज रिलेटेड टू दी हार्ट फीलिंग्स, और साइकोमोटर जो कि स्किल्स यानी कि हैंड स्किल्स से रिलेटेड होगा, तो वो साइकोमोटर। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका मैंने बताया था कि एक जो है सीक्वेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। वो सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट क्या आएगा, सबसे पहले आपको नॉलेज मिलेगी, फिर आप नॉलेज को क्या करोगे, कॉम्प्रिहेंड मतलब समझोगे, समझने के बाद उस नॉलेज को आप अप्लाई करोगे। अप्लाई जब करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, एनालिसिस होगा कि जो अप्लाई किया है वो सही है या गलत है। ठीक है। एनालिसिस करने के बाद क्या होगा, उसका सिंथेसिस किया जाएगा। एनालिसिस में बेसिकली मतलब होता है
डीपली स्टडी करना। तो डीपली स्टडी करने में हम चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जैसे कुछ भी है तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं, पार्ट्स पार्ट्स में पढ़ते हैं। फिर आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ सब चीज़ को कंबाइन करके देखना, तो सिंथेसिस। और फिर होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो नॉलेज, अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा, आपके क्वेश्चन में था कि कौन से टॉप वाले हैं, तो एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन ये आपका टॉप पे आता है। तो देख लेते हैं नॉलेज, ये तो सबसे पहले नंबर पे आता है। एनालिसिस, ठीक है, ये बाद में आता है। एप्लीकेशन, तो नॉलेज के बाद क्या था, नॉलेज को फिर क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे, तो ये 2 नंबर वाला तो है नहीं यहाँ पर। फिर आता है नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड करने के बाद आप नॉलेज का अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद क्या करोगे, उसका एनालिसिस होगा, ठीक है। तो 4th नंबर पे एनालिसिस आएगा। एनालिसिस के बाद आता है सिंथेसिस, सिंथेसिस एंड देन आता है इवैल्यूएशन, जो कि 6 नंबर पे है। तो हमें टॉप के 3 ले लेने हैं, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ 3 चीज़ें हैं, तो 6 वाला ले लेते हैं, 5 वाला ले लेते हैं और 4 वाला ले लेते हैं, ठीक है, विच इज़ 2 और 4 एंड 5, 2 4 5, तो 2 4 5 आपका ऑप्शन डी में है, सो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, 2 स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू बी असेस एज अपर लिमिट ऑफ एग्जामिनिंग नॉलेज एंड एबिलिटी, ओके। दूसरा स्टेटमेंट कहता है टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर द स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट टेल अस अ पर्सन कैन डू, कितना काम वो पर्सन कर सकता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इट इंक्लूड द एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, दैट कैन जज राइट एंड रॉन्ग, तो ये चीज़ होती है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में। टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट में जो रेगुलर बेसिस पे वो काम कर रहा है उसको टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। इसको सिंपली समझने के लिए मैंने एक इमेज लगाई थी। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट में समझ लीजिए कि एक इंसान जो है, अगर नॉर्मली मतलब पूरा दिन अगर जैसे वो काम करता रहे, जैसे कैप बनाने वाला है तो वो 6 कैप बना सकता है, बट रेगुलरली अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए कि वो कितना बना पाता है, तो वो बना पाता है 4 कैप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू सेट दी अपर लिमिट, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पे मेजर करता है स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। टिपिकल मतलब आप रेगुलर कैसे काम कर रहे हो इस चीज को देखता है, स्पेसिफिक चीज को भी देखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है बिहेवियर ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसी और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो बिहेवियर ऑफ टीचिंग में आता है इंस्ट्रक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, यानी कि टीचिंग बिहेवियर है जैसे इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देना मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि 5 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस करने हैं, दिस इज इंस्ट्रक्शन। कम्युनिकेट करना जैसे कि कुछ बताना, समझाना। मैनेज करना जैसे एक मैनेजर का काम होता है कि ऑप्टिमम जो है आउटकम मिले। और मॉनिटर करना, आप जानते हैं क्लास में जैसे मॉनिटर होता है, तो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं, ऑप्टिमाइजिंग ऑन टास्क एंड मिनिमाइजिंग ऑफ टास्क एक्टिविटी। तो चीज को ऑप्टिमाइज कौन करता है, ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है मैनेजर, ठीक है। वॉचिंग ग्रुप्स बिहेवियर एंड पीस एक्सेट्रा एंड रिएक्टिंग क्विकली, तो रिएक्ट करने के लिए तुरंत रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है चीज़ों को। यूजिंग द मेथड एंड एक्टिविटीज बाय टीचर टू प्रमोट लर्निंग, ओके। ट्रांसमिटिंग द थॉट्स एंड आइडिया वर्बली एंड नॉन वर्बली, थॉट्स एंड आइडिया को ट्रांसमिट करना विच इज रिलेटेड टू कम्युनिकेट करना, ठीक है। ट्रांसमिट कैसे कर सकेंगे थॉट्स एंड आइडिया को, कम्युनिकेट करके। तो बी का तो 4 होना ही होना है, और बी का 4 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और मैनेज कौन करता है, टास्क वगैरह को मैनेजर ऑप्टिमाइज करता है। और वॉचिंग ग्रुप्स, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन के लिए 3rd वाला हो जाएगा, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इवैल्यूएशन इज सेट टू फॉर्मेटिव व्हेन intention is to identify the scope and potential for improvement of teaching learning system। कह रहा है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या होता है। फॉर्मेटिव में जब हम पढ़ाते पढ़ाते जब इवैल्यूएशन हो तो उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में छोटे छोटे क्विज पूछते जाना, जैसे कि मैं आपसे टेलीग्राम पे जो भी टॉपिक चल रहा होता है उससे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछा करती हूँ। कुछ लर्नर आंसर करते हैं, कुछ लर्नर आंसर नहीं करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप करेंगे तो उसमें आप ही का बेनिफिट है। जो कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है, जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दें। तो इवैल्यूएशन इज सेड टू बी द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तभी कहा जाएगा when intention is to identify the scope to potential improvement of teaching learning system। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। हम इसको इसीलिए करते हैं कि बच्चे को कोई चीज़ समझ में आ रहा है, हो सकता है कि कोई टॉपिक पढ़ाएं जो कि हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट बच्चे के वो टॉपिक नहीं समझ में आया, नहीं क्लियर हुआ, तो हमको इंस्टेंट पता चल जाएगा, और इंस्टेंट पता चल जाएगा तो हम उसको और क्लियर कर सकते हैं और डिफरेंट वे में पढ़ा सकते हैं। तो ये होता है असर्शन, ये सही स्टेटमेंट है। रीजन में क्या कह रहा है, द फॉर्म ऑफ सच इवैल्यूएशन इज इंफॉर्मेशन दैट हैज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। रीजन ये कह रहा है, इसका कारण ये है, द फॉर्म ऑफ सच इवैल्यूएशन मतलब जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो ऐसा है, इस इंफॉर्मेशन हैज टेक प्लेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ड्यूरिंग द टीचिंग किया जाता है। तो इसका रीजन भी बिल्कुल सही है, एकदम सही बात कह रहा है। सो इसका आंसर ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो इसका आंसर ए होगा, ये सही है। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आए होंगे। आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं और उनको किस तरह से डील करना चाहिए। और उन सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे अच्छे मुझे कमेंट भेजते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट, आपके पॉजिटिव वर्ड्स मुझे और मोटिवेट करते हैं कि मैं अपने काम को और अच्छे से करूं, आप तक बेस्ट वीडियो पहुंचे और आपकी लर्निंग और इजी हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।